हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प सूत्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं सिलेबस हमारे सामने है और इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आए हैं उन एक वन बाय वन उसके मैं आंसर्स दूंगा। तो दोस्तों अभी आपके पास लगभग 2 महीने हैं, ठीक है? तो 60 डेज़ की किस तरीके से हमारी तैयारी होनी चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, क्या-क्या हमको कवर कर लेना चाहिए जिससे कि क्योंकि एकदम से सिलेबस का चेंज होना आप लोगों के लिए और बहुत बड़ा बदलाव नहीं ख़ास करके किया गया है इसमें। बस एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कि हमारा लाइक टीजीटी, एनवीएस, केवीएस जो कराता है हमारा, ठीक है? और ईएमआरएस का भी जो अभी इसी साल हुआ था ईएमआरएस का, आप लोगों ने देखा था सिलेबस। लगभग चीज़ें समान हैं, सेम हैं। तो केवीएस का सिलेबस उठा के आप देखिएगा, नवोदय विद्यालय का देखिएगा, तो केवीएस का सिलेबस जब आप उठा के देखेंगे तो बिल्कुल डिक्टो आपका वही 100 मार्क्स का सिलेबस इसमें भी दिया हुआ है। बस इसमें थोड़ा-सा चेंज किया हुआ है जैसे कि ईएमआरएस में भी अलग से थोड़ा-सा चेंज किया गया था, ज्योग्राफी को लेकर के। ऐसा ही क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा था कि दोस्तों कि इसमें क्या एनसीईआरटी से अलग हमको क्या पढ़ना है? और अगर एनसीईआरटी के अलग भी पढ़ना है तो वो कहाँ से पढ़ना है? तो ये क्वेश्चंस का मैं जवाब दूँगा अभी आपको। और इससे क्वेश्चन और भी एक आ रहा था कि पीवाईक्यू जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, उनमें आप क्या करेंगे कि डीएसबी का वही स्टैंडर्ड रहेगा क्योंकि इसमें जो उसने सिलेबस डिफाइन किया हुआ है, वो 9th और 10th की एनसीईआरटीज़ ही ज़्यादातर है। क्योंकि उसमें 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जो 11th की एनसीईआरटी के हैं, बट ज़्यादातर आपने देखा होगा अभी तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, वो 11th, 12th और भी लेवल उसका बढ़ जाता था, इधर-उधर से क्वेश्चंस आ जाते थे। लेकिन अब क्या करेगा? क्या डीएसबी इसी सिलेबस पे सारे क्वेश्चंस देगा? और हाँ, पहला वाला जो पार्ट है उसको लेकर के कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया गया है आपका जो 100 मार्क्स का है। तो वो 100 मार्क्स में आपको वैसी ही तैयारी रखनी है, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हाँ, और कैसे करें? देखिए, इसमें क्या कट ऑफ रहेगी, क्या क्वेश्चन देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे आंसर्स मैं आपको दूँगा। और टेस्ट कौन से लगाएँ? ये क्वेश्चन आया था मेरे पास एक। और एक क्वेश्चन है कि कट ऑफ लगभग क्या रहेगी और कितने प्रश्नों को जो है वो टारगेट करें, ठीक है? और क्वेश्चन आया था मेरे पास कितने फॉर्म पड़े हैं, कितनी सीट्स हैं, कितना पर सीट में कंपटीशन है, इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो दोस्तों वन बाय वन हम लोग लेते हैं कि जैसे कि जी ये हमारा पहले सबसे हम देखते हैं सिलेबस क्या है। तो दोस्तों जैसा कि सिलेबस है कि आप लोगों के पास ये पीडीएफ आ गई होगी, सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन फॉर टीजीटी सोशल साइंस, ठीक है? तो ये देखिए डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और जो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसका यहाँ पे ये बना हुआ है, लिखा हुआ है। तो दोस्तों देखिए पहला पार्ट आता है हमारा हिस्ट्री का। हिस्ट्री में जो है वो आप डायरेक्ट देख सकते हैं कंटेम्परेरी वर्ड करके। ये जो है वो 10th की एनसीईआरटी आपकी आती है। कंटेम्परेरी वर्ड जो है वो 10th की एनसीईआरटी का ही नाम है, आपकी हिस्ट्री की जो एनसीईआरटी है वो उसी का नाम है। तो उसी से रिलेटेड आप जब देखते हैं तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, लेबर एंड पीजेंट क्लास इशू, ये जो 5 टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये आपके 10th की एनसीईआरटी के हैं, ठीक है? आप डायरेक्ट उठाइएगा अपनी बुक हिस्ट्री की 10th की, तो आपको ये सारे टॉपिक्स उससे कवर हो जाएंगे, ठीक है? उसके बाद में 9th की एनसीईआरटी उठा लेंगे तो फ्रेंच का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, चैप्टर नंबर 1 आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन से आता है, उसको चैप्टर को पूरा कर लेंगे, उसके शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, उसके की पॉइंट्स को निकाल लेंगे, तो एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं होगा। तो उसके बाद में जो है 1857 और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, ये आपका थोड़ा-सा एनसीईआरटी से अलग है। इसको आप लोग किसी भी अदर बुक से, कोई भी टेक्स्ट बुक से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके ये 2 टॉपिक जो द रिवोल्ट ऑफ 1857 है और इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885 से लेकर के वो जब तक हमारा जो है इन देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक का हमें जो है फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना है, ठीक है? इसमें गांधी युग वगैरह सवाल इंक्लूड रहेगा, ठीक है दोस्तों? तो ये 12th की एनसीईआरटी का एक टॉपिक आपका गांधीयन युग का मिल जाएगा और 1857 की रिवोल्ट भी। ये अगर आप चाहें तो 11th और 12th की एनसीईआरटी से मोस्टली इसका पार्ट जो है वो 12th की एनसीईआरटी में है, तो 12th की एनसीईआरटी से इसको कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि आप इसको अगर किसी और अन्य बुक से उठा करके केवल यही 2 पॉइंट कर लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। फिर ये जो है रशियन रिवॉल्यूशन पार्ट 2 जो एनसीईआरटी आपकी क्लास 9 की है, उसका चैप्टर नंबर 2 जो है वो रशियन रिवॉल्यूशन को लेकर के है और राइज ऑफ सोशलिज्म। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 का ही ये पूरा आ जाता है। फिर चैप्टर नंबर 3 जो आता है हमारा राइज ऑफ फासिस्ट, वही आपका जो है हिटलर आता है, मुसोलिनी आता है, उसका चैप्टर आपका 3rd चैप्टर है 9th का। तो कुछ भी कहें कि जो है हमारा सिलेबस जो भी है बहुत अच्छा है और बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं है। वही आप लोगों की तैयारी भी उसी हिसाब से है ऑलरेडी।
उसके बाद में जो है ज्योग्राफी का, ये देखिए जो ज्योग्राफी का जो पार्ट है, जो ज्योग्राफी का पार्ट है ये थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे देखिएगा जो इंट्रोडक्शन ऑफ सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ अर्थ, इन चीजों को अलग से पढ़ना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी में आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो है मोशन ऑफ द अर्थ रिवोल्यूशन, ठीक है, रोटेशन रिवोल्यूशन, उसके बाद में डे नाइट चेंजेस, सीजन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और उसके बाद में फाइंडिंग टाइम। तो ये सब चीजें बहुत थोड़ी थोड़ी एनसीईआरटी में आपको दे रखी हैं, और इसका थोड़ा सा एडवांस लेवल आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग जो है बेसिक कंप्लीट करके इसका क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक है, अर्थक्वेक, वोल्केनोज हैं, तो इन सब चीज़ों को लेकर के फोल्डिंग फाल्टिंग और थोड़ा सा इन डेप्थ जा करके तैयारी करनी पड़ेगी यहाँ पे। तो ज्योग्राफी वाला पार्ट जो है ये आप देखिएगा, पॉपुलेशन है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है, उसके बाद में एग्रीकल्चर है, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो हैं आपकी हैं वो भी, टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, ये सब टाइप की इंडस्ट्रीज हैं। उसके बाद में लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो दोस्तों यहाँ तक आपका जो ये पार्ट है आपका ज्योग्राफी का, यहाँ से देखेंगे, स्टार्टिंग करते हैं जहाँ से इंट्रोडक्शन ऑफ द सोलर सिस्टम से लगा करके आपका जो है लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। तो यहाँ तक का आपका ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो अलग से पढ़ना पड़ेगा। कोई एनसीईआरटी को आप एनसीईआरटी को लेकर के बैठेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो चीज़ें थोड़ी सी बदली हुई हैं, इसको थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में जो है अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर एंड हैजार्ड्स, ये वाला चैप्टर आपका जो है वो 11th की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। आप ज्योग्राफी की जो 11th क्लास की एनसीईआरटी है आपकी, उसका लास्ट चैप्टर आप देखेंगे तो बिल्कुल यही है, अंडरस्टैंडिंग डिजास्टर एंड हैजार्ड्स को लेकर के। तो ये बिल्कुल सारे पॉइंट आपको उसी में उस चैप्टर के अंतर्गत मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये सारे यहाँ तक आपका हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो है फिर पीपल एज ए रिसोर्स, वही चीज आपकी इकोनॉमिक्स की जो है बुक उठाकर देखेंगे, नाइन्थ की एनसीईआरटी है, उसका चैप्टर नंबर 2 पीपल एज ए रिसोर्स, यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी स्टार्ट हो जाती है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो जाता है, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो दोस्तों 9th और 10th की एनसीईआरटी से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। बाकी के जो थोड़े थोड़े से फिगर्स इसमें अलग हैं उनको थोड़ा सा अलग से देखा जाएगा। उसके लिए भी क्या करेंगे, उसके लिए भी मैं सोल्यूशन आपको बताऊंगा। मनी क्रेडिट वगैरह है, ये थोड़ा सा आपको अलग से देखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आप मनी क्रेडिट देख तो लेंगे लेकिन उसको इन डेप्थ जा करके वही चीज़ है आपको देखना ही पड़ेगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उसके बारे में बहुत थोड़ी सी जानकारी उसमें दे रखी है, ठीक है। और इंडियन मॉनेटरी सिस्टम है, मॉनेटरी पॉलिसी है, बैंकिंग है, इसकी सब चीज़ें, सीआरआर, एसएलआर, जीडीपी, एनएनपी, जीएनपी, सारी चीज़ें आपको जो है अलग से देखनी पड़ेंगी, क्योंकि आप एनसीईआरटी से उसको कवर कर तो सकते हैं, उसका बहुत ही बेसिक्स उसमें दिया हुआ है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाकर के डीटीपीएस भी पूछता है, ठीक है। उसके बाद में है सिविक्स। सिविक्स का जो आप जानते ही हैं कि पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी, ये सारे के सारे टॉपिक आपको एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट मिल जाएंगे। 9th और 10th की एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है। तो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, इन चारों की 9th और 10th की एनसीईआरटी ही आपको पढ़नी है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद में सिर्फ इसका ज्योग्राफी वाला जो पार्ट है उसको उठा करके किसी भी अदर बुक से आप चाहे तो वर्डवाल को ले सकते हैं। वर्डवाल की अगर किसी के पास आपके पास बुकें है तो उससे आप पॉइंट वाइज आप उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। मैथ्स वर्डवाल की बहुत अच्छी बुक है, आपको मतलब मैंने पढ़ी है, मैंने इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आपके पास जो भी हो, चाहे दृष्टि की क्विक बुक उठाकर देख लीजिएगा, चाहे आप जो है वर्डवाल लीजिएगा, चाहे मतलब दो में से कोई भी ले लीजिए, या फिर और भी जो आपको ठीक लगे कि जहाँ से आप कवर कर सकते हैं तो कर लीजिएगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो है हमारे पास आता है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाँ, तो कितने फॉर्म्स पड़े हैं और कितना कंपटीशन है पर सीट। आपके जो है अभी एक आरटीआई जो है डाली गई थी, उसमें से जो है आपके आरटीआई का जो रिप्लाई आया है उसमें लगभग 65,000 जो है फॉर्म टोटल पड़े हुए हैं एसएसटी को लेकर के, ठीक है, टीजीटी एसएसटी में। और आपकी पोस्ट जो है दोनों को मिलाकर के ही वो बताया गया है कि कितने फॉर्म पड़े हैं, मेल फीमेल को अलग सेपरेट नहीं किया गया है। तो दोस्तों 65,000 फॉर्म पड़े हैं और 308, अगर 129 जो है वो मेल की पोस्ट और 179 जो है फीमेल की पोस्ट को ऐड कर लिया जाता है तो 308 पोस्ट जो है टोटल आपकी निकल के आती हैं, और फॉर्म आपका पड़ा है 65,000। तो 65,000 फॉर्म जो पड़ा हुआ है, तो एक पोस्ट पर अगर इसको निकालेंगे तो आपका कंपटीशन लगभग 212 पोस्ट पर सीट में होगा, मतलब एक सीट पर जो है 212 लोगों की फाइटिंग है। तो ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है कि कितनी फाइट है, आप लोग जान लीजिए। तो एक सीट पे जो है वो कंपटीशन तो है, अच्छा खासा कंपटीशन है। तो दोस्तों अभी जैसे कि मैंने इस तरीके से निकाला है 65,000 में से, आप लोग देखिए, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया से फॉर्म भरे गए हैं तो थोड़ा सा कंपटीशन कम हो सकता है, बट आप लोग की तैयारी जितनी ज़्यादा बेटर रहेगी
उतने ही चांसेस आपके बढ़ते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद में फिर कह रहे हैं कि उसके बाद क्वेश्चन है आपकी कि 60 दिन की तैयारी कैसे करें। तो 60 दिन की तैयारी में आपको सारी जो है 9th और 10th की एनसीईआरटीज़ को कवर करना है, उसको लाइन बाय लाइन पढ़ना है और उसके क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन ही बनते हैं। तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बना के उसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद में आपको किसी भी प्लेटफ़ॉर्म, चाहे बायजूस पे जाइए, चाहे टेक्स्ट बुक पे जाइए, एसटीज़ लगानी है, ठीक है? तो एसटीज़ उसकी लगाने के बाद में ही आप जो है कुछ भी मतलब अटेम्प्ट कर सकते हैं। एसटीज़ लगाइए, उसमें देखिए कैसा स्कोर जा रहा है, किसमें स्कोर कम जा रहा है, तो उसको लेकर के आप फिर से अटेम्प्ट करिए, ठीक है? और उसके जो भी गलत क्वेश्चन होते जा रहे हैं, उसको अलग पेज पे नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों 60 दिन में क्या तैयारी करना है, कैसे करना है, तो वो मैंने बताया आपको। और उसके बाद में पीवाईक्यू लगाएँ या ना लगाएँ। तो पीवाईक्यू अब मुझे लगता है कि डीट्रिपल के फर्स्ट पार्ट को लेकर के आप पीवाईक्यू लगाएँ, क्योंकि जो है आपके जो मैथ्स है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, उसके पीवाईक्यू आप अगर नहीं लगाएँगे तो वहाँ पे जाके थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों इसके पीवाईक्यू आप फर्स्ट पार्ट के तो ज़रूर ही लगाएँ और ये इसमें कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट पार्ट जो होता है आपका जैसा था वैसा ही रहेगा। उसके बाद में जो सेकंड पार्ट है, इसमें 100 में आप मेरी राय जिस तरीके से है, आप लोग अपना भी विचार रखिएगा, कोई कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको सजेशन कैसा लगा, कि जो है केवीएस के और नवोदय विद्यालय के जो प्रीवियस ईयर टीजीटी के एग्जाम्स हुए हैं और जो ईएमआरएस का हुआ है, ठीक है? इन 3 एग्जाम्स को लेकर के आप प्रीवियस ईयर इनके खास करके केवीएस और एनवीएस के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगा के जाएँगे, ठीक है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे बने, कहाँ से बने, कैसे बन रहे हैं, कहाँ पे गलती हो रही है आपसे, उसको नोट डाउन करके आप छोटे-छोटे नोट्स बना लीजिए, ठीक है? तो आपको ये करना है कि आप प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन देखना चाहते हैं, तो किसके देखेंगे? केवीएस और एनवीएस के देखेंगे, ठीक है दोस्तों? तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। फिर कितने प्रश्नों को टारगेट करना है? तो दोस्तों आप जैसे कि आप जानते हैं कि इस बार पोस्ट बहुत कम है, तो अगर कम पोस्ट हैं तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी जो कट ऑफ है वो हाई जाएगी। तो हाई कट ऑफ लास्ट टाइम ही 120 के ऊपर ही कट ऑफ गई थी, तो आप कितना भी कम कर सकते हैं, तो 145 के आस-पास कट ऑफ जानी ही चाहिए और जाएगी। देख लीजिएगा आप लोग। तो 140 प्लस तो आप लोग मान के ही चलिए, तो 140 के प्लस आप अगर अबव रहेंगे, तो ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा, उससे नीचे सिलेक्शन तो नहीं मिल पाएगा, नहीं ले पाएँगे। तो 140 को टारगेट करके 150 टारगेट कीजिए, 75 और 75 का टारगेट रखिए। बाकी जो है बहुत ज़्यादा अगर नहीं भी हो पाता है तो 145 तक आपका होना ही चाहिए कैसे भी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि अभी जो मैंने केवीएस का एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो उसमें 134 जबकि उसमें फिर उसके बाद में इंटरव्यू भी होता है। तो इंटरव्यू में ज़्यादा बच्चों को शॉर्टलिस्ट करते हैं और पोस्ट भी इससे ज़्यादा थी। तो दोस्तों उसमें भी बच्चों के जो मेरे फ्रेंड्स थे, उनके भी 150, 140, 145 तो ऐसे मार्क्स आए थे। मेरा भी हुआ था तो इंटरव्यू देने में गया था। तो दोस्तों आप मान के चलिए कि इसमें डायरेक्ट आपको सीधा पोस्ट देते हैं, सीधा जॉइनिंग है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, तो ज़्यादा पोस्ट को नहीं बुलाएँगे। जितने भी सारे फॉर्म पड़े हैं, आप लोग जानते ही हैं 65,000 फॉर्म पड़ा हुआ है। बाकी को तो सबको वापस भेजना ही है उनको। मान के चलिए कि आपका अगर 145 या 150 के आसपास रहेगा, तो ही आपको सिलेक्शन मिल पाएगा। बाकी आप लोग उससे अगर कम लाएँगे तो आप मान के चलिए आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाएँगे। तो कट ऑफ मैंने क्लियरली शब्दों में बोल दिया है कि 145 से प्लस रहेगा तो आप इन मानिए और उससे अगर नीचे है तो आप आउट मानिए अपने आप को। सीधी-सी बात है। उसके बाद में जो है ठीक है, उसके बाद में कितने प्रश्नों को टारगेट करें मैंने बता दिया। कट ऑफ क्या रहेगी मैंने बता दिया। ठीक है? फिर टेस्ट कौन से लगाएँ? जैसे कि बायजूस का भी आप ले सकते हो, बहुत ही मिनिमल चार्जेस का है, वो भी अच्छा है, उससे भी आप लगा सकते हो। उसके बाद में टेक्स्ट बुक का भी है, वो भी आप लगा सकते हो। उसके बाद में आप जानते हैं कि पूरा एनसीईआरटी ही है, तो पूरा एनसीईआरटी ही है, तो फ़ोकस होकर के एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एकदम खा डालिए, खत्म कर दीजिए उसको। फिर उसके बाद में आप देखिएगा कि फाइनल लिस्ट में आपका नाम ज़रूर आएगा और आई होप सो कि जितनी भी आपके क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं दे पाया हूँ दोस्तों। काफ़ी लेट हो गया, काफ़ी टाइम के बाद मैंने ये वीडियो बना पाई है। तो दोस्तों क्योंकि एकदम से मेरे पास न्यूज़ आ रही थी कि इसका सिलेबस डिफाइन होने वाला है, तो वो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा रहा था। तो मुझे लगता है कि वो अब उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो पाएँगे डीट्रिपल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट को लेकर थे। तो मैंने उसको इसलिए स्टॉप किया है। और रही बात एनसीईआरटीज़ की, वो अपनी सीरीज़ चलती रहेगी। एनसीईआरटी को जो है लाइन बाय लाइन उसको मैं कवर करता रहूँगा। तो दोस्तों अभी थोड़ा-सा जो है बीच में ब्रेक हुआ है, लगभग 1 मंथ से कोई भी वीडियो नहीं आई है। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ, आप अच्छे से तैयारी कर पाएँ। सिर्फ़ अपने ऊपर डिपेंडेंट रहें, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें कहीं। तो क्योंकि एनसीईआरटी जो है 9th और 10th के बच्चों के लिए बनी हुई है, बुक है। उसके फैक्ट्स, उसके फिगर्स, उसको कॉन्सेप्ट लेवल पर लेकर के जाना आपका काम है।
और आप इसको खुद डॉक्यूमेंट डायरेक्ट हाथ में लेकर के जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका एक असर ही अलग होता है। तो दोस्तों कोशिश करिए कि जो है एनसीईआरटी को अगर आप परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मिनिमल चार्जेस की 70-80 रुपए की एक-एक एनसीईआरटीज़ आती है, बहुत ज़्यादा महँगी नहीं होती है। तो आप अगर उतना भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको, ठीक है? एनसीईआरटी की साइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। तो दोस्तों आपके कोई भी और क्वेरीज़ हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प सूत्रा से दोस्तों। थैंक यू टू ऑल। और कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है आप, ठीक है दोस्तों?